Good afternoon, students. We have done in previous video the topic incomplete dominance. Now, some more example of incomplete dominance also. जैसे इन एंडोल्यूशन फॉल्स में ब्लैक और वाइट कलर जो है नॉर्मल है एंड F1 जनरेशन में एक न्यू कैरेक्टर शो होता है दैट इज़ ब्लू. तो F1 जनरेशन में ये बिल्कुल अलग है और जब F2 जनरेशन आती है तो ब्लैक और वाइट और ब्लू तीन तरह की प्रोजेनी मिलती है. इसी तरह से ही शॉर्ट हॉर्न कैटल में वाइट हेयर और रेड हेयर नॉर्मल कैरेक्टर है और जब इनकी क्रॉसिंग होगी तो एक नया कैरेक्टर मिलेगा ब्राउनिश हेयर का. तो नाउ हाउ वी कैन डिफाइन द फिनोमिना incomplete dominance. This is the definition. It is the phenomena of neither of the two alleles of a gene. एक ही जीन के जो दो अलील हैं उनमें से कोई भी डोमिनेंट ना हो एक दूसरे के ऊपर, तो ये वो फिनोमिना है. एंड सो दैट व्हेन बोथ ऑफ देम आर प्रेजेंट टुगेदर, हालांकि वो दोनों इकट्ठे हैं तब भी दोनों एक अपना अपना जो है शो नहीं कर पा रहे हैं कंप्लीटली और एक नया ही फिनोटाइप शो करते हैं जब वो इकट्ठे होते हैं दैट इज़ पिंक. तो इस तरह की जो कंडीशन होती है उसको बोलते हैं, तो इस तरह की कंडीशन को बोलते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस. तो ये बिल्कुल इंटरमीडिएट बनता है बीच का और जो अपने दोनों ही पेरेंट से बिल्कुल अलग होता है. और इट वाज डिस्कवर्ड बाय कैरेनस इन 1903. नाउ व्हाट इज़ द कंसेप्ट ऑफ डोमिनेंस. क्यों कोई एक कैरेक्टर डोमिनेंट होता है, क्यों रिसेसिव होता है, आज हम लोग ये बात समझने वाले हैं. व्हाट इज़ द कंसेप्ट ऑफ डोमिनेंस. कंसेप्ट ऑफ डोमिनेंस समझने के लिए सबसे पहले आपको जो वर्किंग है जीन की वो आपको पता होनी चाहिए, जो आपको 10th में भी शायद बताई गई होगी. तो जीन कैसे वर्क करता है, क्या इन्फॉर्मेशन डीएनए अपने प्रोजेनी में लेके जाता है. तो डीएनए में किस टाइप की इन्फॉर्मेशन होती है. एक्चुअल में डीएनए में प्रोटीन सिंथेसिस की इन्फॉर्मेशन होती है. जैसा डीएनए की स्ट्रक्चर होती है उसकी प्रोजेनी में वही आगे चल के प्रोटीन सिंथेसाइज होता है और प्रोटीन सिंथेसाइज जैसी प्रोटीन होगी वैसे ही उस ऑर्गेनिज्म की फिजियोलॉजी होगी और वैसे ही उसकी फिनोटिपिक कंडीशन होगी, यानी कि उसकी फिजिकल अपीयरेंस होगी. तो यहाँ पर हमने ये समझना है जैसे जीन है जिसको हम यहाँ एलील भी बोल रहे हैं, जीन भी बोल रहे हैं, और हमने बताया कि इट कंटेन इन्फॉर्मेशन. क्या इन्फॉर्मेशन है, जो भी कैरेक्टर जिस भी कैरेक्टर पर्टिकुलर कैरेक्टर का हम जीन पढ़ रहे हैं तो वो कैरेक्टर की इन्फॉर्मेशन है और वो इन्फॉर्मेशन किस फॉर्म में है, प्रोटीन सिंथेसिस की फॉर्म में है. तो आपको पता है डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म होते हैं तो हर एक में एक 2 कॉपी होती है एक अलील की, और होमोजाइगस हो चाहे हेट्रोजाइगस हो ये अलग बात है, कॉपी 2 होंगी. अब होमोजाइगस भी हो सकती है और हेट्रोजाइगस भी हो सकती है. इसके बाद अब अगर होमोजाइगस है तो कोई कहना ही नहीं है, उसमें तो कैरेक्टर पूरा पूरा शो होगा. लेकिन अगर हेट्रोजाइगस होता है तो क्या होगा, पहले हम हेट्रोजाइगस कंडीशन में समझेंगे. अगर हेट्रोजाइगस कंडीशन है, आप एग्जाम्पल के तौर पर ये समझ सकते हो कि हमने क्या ले लिया, एक कैपिटल टी ले लिया और एक स्मॉल टी, ये कंडीशन हमने मान लिया ले ली. तो अगर हेट्रोजाइगस कंडीशन आती है तो हमें कैसे पता चलेगा कौन सा डोमिनेंट फैक्टर होगा और कौन सा रिसेसिव. डोमिनेंट का क्या होगा, डोमिनेंट किसको कहेंगे, जिसमें कोई म्यूटेशनल चेंजेस ना हो, तब हम उसको डोमिनेंट. कैरेक्टर वही है, ट्रेट वही है, लेकिन अगर उसमें कोई म्यूटेशनल चेंजेस हो गए उसके न्यूक्लियोटाइड में, जीन्स जो है एक्चुअली में डीएनए का ही पार्ट होता है और डीएनए होता है न्यूक्लियोटाइड से बना हुआ. +1 में आपने डीएनए की स्ट्रक्चर पढ़ी हुई है. तो अगर उन न्यूक्लियोटाइड में कोई म्यूटेशनल चेंजेस हो जाते हैं तो वो रिसेसिव फैक्टर में कन्वर्ट हो जाता है. लेकिन अगर उसमें कोई चेंज नहीं है, वो ओरिजिनल है जैसा आया है, तो वो आपका क्या रहेगा, वो डोमिनेंट रहेगा, क्योंकि उसमें कोई चेंज नहीं होगी. अगर कोई चेंज नहीं होगी तो वो ओरिजिनल प्रोटीन को प्रोड्यूस करेगा, यानी कि अपने ओरिजिनल ट्रेट को शो करेगा. और जो ये प्रोटीन सिंथेसाइज होगी वो फंक्शनल होगी, वो फंक्शनल प्रोडक्ट तैयार होगा.
रिसेसिव कब बनता है कोई चीज़? रिसेसिव बनता है जब किसी ट्रेट के अंदर यानी किसी जीन के अंदर कोई म्यूटेशनल चेंजेस आ जाते हैं, जिसकी वजह से कई बार 3 कारण होते हैं। या तो प्रोटीन बनती ही नहीं है, नो प्रोटीन, या फिर अगर प्रोटीन बनती है तो डिफेक्टिव बनती है, या फिर ऑल्टर्ड प्रोटीन बनती है। तो इस तरह से जो प्रोडक्ट बनता है वो नॉन फंक्शनल प्रोडक्ट होता है। और एक तरह से आप ये कह सकते हो कि ये जो ट्रेट ओरिजिनल ट्रेट है वो एक्सप्रेस नहीं हो पाता, तो इसमें वो जो जीन है अपने ट्रेट को एक्सप्रेस करने में फेल हो जाता है। तो अगर ऐसी कंडीशन आती है तो उसी को ही हम रिसेसिव बोलते हैं, और अगर प्रॉपर वे में ओरिजिनल कैरेक्टर शो होता है तो उसी को ही हम डोमिनेंट कहते हैं। कंसेप्ट आप आगे जैसे अब इनकम्प्लीट तो आपने पढ़ लिया, अब अगला टॉपिक हम को डोमिनेंस पढ़ेंगे। तो कंसेप्ट डोमिनेंस का हो, को डोमिनेंस का हो, इनकम्प्लीट डोमिनेंस का हो, लगभग सेम ही है। क्योंकि दोनों में ही क्या होता है, जब म्यूटेटेड जीन क्या होगा कि मान लिया जैसे कोई, यहाँ पर मैंने 2 बातें रखी हैं कि या तो डिफेक्टिव प्रोटीन हो, या नो प्रोटीन हो, या ऑल्टर्ड प्रोटीन हो। तो अगर नो प्रोटीन है तो कम्प्लीटली रिसेसिव है। लेकिन जो ऑल्टर्ड प्रोटीन है, मान लिया प्रोटीन तो बनी है लेकिन कुछ ऑल्टरनेट बना है उसका, लेकिन वो फंक्शनल हो, अगर वो फंक्शनल होगी तो क्या होगा, या तो वो इनकम्प्लीट डोमिनेंस शो करेगा या वो को डोमिनेंस शो करेगा। ये कंसेप्ट है डोमिनेंसी का। और यहाँ पर को डोमिनेंस और इनकम्प्लीट में ऑल्टर्ड जो प्रोटीन बनेगी वो फंक्शनल होगी, और फंक्शन होने की वजह से वो पूरी तरह से नहीं शो करेगी लेकिन कुछ अलग सा कैरेक्टर शो करेगी। या तो वो को डोमिनेंट की तरह बिहेव करेगी या वो इनकम्प्लीट डोमिनेंट की तरह बिहेव करेगी। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ को डोमिनेंस। ये बिल्कुल आपका इनकम्प्लीट डोमिनेंस से थोड़ा सा अलग है, समझना है आपने। The alleles which are able to express themselves independently even when present together or called codominant। क्या है इसमें, जैसे अलील है, अलील के अंदर पेयर में है जैसे अलील, तो आपको पता है डोमिनेंसी का क्या मतलब होता है। जैसे ये एग्जांपल देखिए आप, यहाँ पर क्या है, ये भी अलील है और पेयर में है। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं अब तक के रिजल्ट में, सिर्फ एक ही कैरेक्टर एक्सप्रेस होता है, या तो प्लांट टॉल होगा या तो प्लांट पूरी तरह से क्या होगा, डोमिनेंट होगा, यानी कि कोई भी कैरेक्टर होगा प्रॉपर डोमिनेंट होगा। इनकम्प्लीट में हमने क्या पढ़ा, ना तो ये डोमिनेंट है ना तो ये डोमिनेंट है। और को डोमिनेंट का कंसेप्ट होता है जिसमें दोनों ही डोमिनेंट होते हैं, साथ रहते हुए भी दोनों ही डोमिनेंट है, यानी कि दोनों ही फंक्शनल प्रोटीन बना रहे हैं, ओरिजिनल प्रोटीन बना रहे हैं, और कोई भी किसी के ऊपर डोमिनेंट नहीं है। को का मतलब होता है साथी, यानी कि सह, यानी कि एक साथ रहते हुए भी डोमिनेंट हैं। इसको आप अभी नहीं समझ में आएगा, आपको एक एग्जाम्पल से समझ में आएगा। और इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल जो आता है वो ब्लड ग्रुप का है। ह्यूमन बीइंग में जो ब्लड ग्रुप है हमारी बॉडी के अंदर 3 तरह के ब्लड ग्रुप होते हैं, ए, बी एंड ओ। तो ए, बी, ओ टाइप का जो ब्लड ग्रुप है उसमें वो कैसे शो होता है। पहले इसको समझने के लिए कुछ कैरेक्टर्स मैंने इसके बारे में लिखे हैं। पहली बात, जो भी ब्लड ग्रुप हमारा कंट्रोल होता है वो एक जीन उसको कंट्रोल करता है, और उसको हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसके 3 एलील होते हैं। अभी तक आपने जितने टॉपिक पढ़े हैं, जितने भी कंट्रास्टिंग पेयर पढ़े हैं, उसमें आपने 2 कंट्रास्ट पढ़े हैं। जैसे अगर आपने स्टेम हाइट लिया तो आपने टॉल और ड्रॉफ ले लिया। तो इस तरह से अभी तक आपने, लेकिन कई बार कुछ कैरेक्टर होते हैं वो एक ट्रेट 2 एलील से ज़्यादा एलील के द्वारा मतलब क्या होता है, शो होता है। तो ये एक तरह से आप मल्टीपल एलील वाला टॉपिक आएगा तो उसमें भी ये एग्जाम्पल काम आएगा। तो जीन एक है लेकिन इसके एलील कितने हैं, 3 हैं, मोर देन 2। एक होता है ए, बी, और यहाँ पर कई बुक्स में आपको आई के ऊपर ओ लगा हुआ मिलेगा, और कई बार इसको स्मॉल आई से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। ए और जो बी हैं इनका क्या होता है, ये अगर जीन बॉडी में होता है तो आरबीसी पर एक एंटीजन बनता है। और एंटीजन क्या होते हैं, ये शुगर पॉलीमर ही होते हैं। और शुगर पॉलीमर ए है तो ब्लड ग्रुप मतलब जो जीन होगा वो ए होगा, और बी होगा तो ब्लड जीन बी होगा। और जो ये आई वाला ग्रुप है, ओ वाला ग्रुप है, ये कोई भी एंटीजन प्रोड्यूस नहीं करता है। जो ए और बी हैं ये दोनों डोमिनेंट हैं आई के ऊपर।
अभी आपको बताऊंगी कि किस तरह से डोमिनेंट है। ए और जो बी हैं, अगर ये कोडोमिनेंस जो मैं आपको समझाना चाह रही हूँ टॉपिक में, अगर ए और बी अगर साथ में आ जाते हैं तो होना क्या चाहिए था, या तो वो ब्लड ग्रुप ए होना चाहिए या ब्लड ग्रुप बी होना चाहिए, लेकिन ब्लड ग्रुप बनता है ए बी। और जिसमें जो प्रोटीन है, जो मैंने एंटीजन आपको बताया है, वो एंटीजन प्रॉपर वे में ओरिजिनल एंटीजन बनेगा ए बी और बी बी। तो इस तरह से आपने क्या देखा कि जो कैरेक्टर है वो दोनों ही डोमिनेंट हो रहे हैं, ए भी डोमिनेंट हो रहा है प्रॉपर और बी भी, तो इसको बोलते हैं कोडोमिनेंस। ये एक चार्ट मैंने एक टेबल बनाई है जिसको समझना है आपने बहुत आराम से। देखिए एलील हमारे पास कितने हैं, 3, और हमें पता है पेयर में होता है, तो पेयर में होने की वजह से हमारे पास 6 कॉम्बिनेशन बन गए। तो जैसे हम यहाँ पे देखिए एलील फ्रॉम फर्स्ट पेरेंट और ये एलील फ्रॉम सेकेंड पेरेंट। तो अगर पेरेंट का, क्योंकि गैमेट्स में सिर्फ एक कॉपी आती है, तो मान लिया एक पेरेंट से ये वाली कॉपी आई, दूसरे पेरेंट से ये कॉपी आई, तो जो ऑफस्प्रिंग बनेगा तो उसका जीनोटाइप क्या हो जाएगा, कैपिटल ए कैपिटल ए। जब कैपिटल ए है तो कोई दूसरे ग्रुप की तो चांस ही नहीं है, तो ब्लड ग्रुप कैसा होगा, ए। और एंटीजन जो बनेंगे इसकी बॉडी में आरबीसी की सरफेस पे वो बनेंगे ए। और बॉडी जब एंटीबॉडी क्या बनेगी, जब किसी के पास एंटीजन ए होगा तो उसकी एंटीबॉडी होती है बी, क्योंकि इसका ये मतलब होता है कि ए ब्लड ग्रुप वाले को आप बी ब्लड ग्रुप नहीं चढ़ा सकते, उसकी बॉडी में बी के लिए एंटीबॉडी है, ठीक है। इसी तरह से अगर मान लिया फर्स्ट पेरेंट से ए आता है, दूसरे से बी आता है, तो ये देखिए कोडोमिनेंस, यहाँ पर ए और बी होने की वजह से ब्लड ग्रुप या तो ए होना चाहिए था या बी, अगर नॉर्मल डोमिनेंस केस होता, लेकिन ब्लड ग्रुप आ रहा है ए बी और एंटीजन भी दोनों बन रही है, ओरिजिनल ए भी और बी भी, तो इसको बोलते हैं कोडोमिनेंस। और इसमें क्या होता है, सबसे बढ़िया बात यह है, इनमें कोई एंटीबॉडी नहीं बनेगी, क्योंकि इसमें एंटीजन ए भी है और बी भी है, तो इसीलिए दोनों एंटीजन होने की वजह से इसकी बॉडी में कोई भी एंटीबॉडी नहीं बनेगी। और इसीलिए ये क्या होता है, ये यूनिवर्सल रिसेप्टर होता है, ये यानी कि ये किसी भी ब्लड ग्रुप को ले सकता है, क्योंकि इसकी बॉडी एंटीबॉडी नहीं बनाती, कोई भी ग्रुप ये आराम से ले सकता है। तो ए बी जो ब्लड ग्रुप होता है, यही कारण है उसको यूनिवर्सल रिसेप्टर बोलते हैं। अब यहाँ पर अगर मान लिया जो फर्स्ट पेरेंट है उससे ए मिला इसको और दूसरे पेरेंट से उसको आई मिला, तो ब्लड ग्रुप, अब यहाँ पर जो डोमिनेंट वाला वेक्टर जो मैंने आपको बताया था कि ए आई पर डोमिनेंट है, यहाँ पर ए है और क्योंकि ये आई है ये तो डोमिनेंट नहीं है, तो ब्लड ग्रुप आएगा ए और एंटीजन होगी ए, और ए एंटीजन होने की वजह से एंटीबॉडी होगी बी। ऐसे ही इसी तरह से बी बी कैपिटल बी 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 एंटी ए, और यहाँ पर दूसरा केस इसी की तरह से ही बी आई और बी एंटी ए। यहाँ पर आपने समझना है लास्ट वाले में, यहाँ पर हमारे ये समझो कि मान लिया फर्स्ट पेरेंट से भी आई मिला, दूसरे पेरेंट से भी आई मिला, तो ऑफ स्प्रिंग में तो टोटल आई हो गया। जब आई है तो ब्लड ग्रुप कैसा होगा, ओ, ब्लड ग्रुप होगा ओ, और ओ पर जब ना ए है ना बी है तो ब्लड सरफेस पे कोई भी एंटीजन नहीं बनेगी, तो एंटीजन इसमें कोई नहीं बनेगी। और जब इसमें एंटीजन नहीं बनेगी तो इसमें क्या होगा, ये हर ए के लिए भी और बी के लिए भी एंटीबॉडी तैयार करेगा। इसकी वजह से ही जो ओ ब्लड ग्रुप वाले होते हैं वो यूनिवर्सल डोनर तो होते हैं, लेकिन वो सिर्फ अपना ही ब्लड ग्रुप यानी कि ओ ब्लड ग्रुप को ही रिसेप्ट करते हैं और दूसरा ब्लड ग्रुप वो एक्सेप्ट नहीं कर सकते। तो इस तरह से कुछ एग्जाम्पल मैंने आपको बताया। इसके अलावा जो कोडोमिनेंस के एग्जाम्पल हैं, एक एमएन ब्लड ग्रुप सिस्टम भी होता है, तो और एक सिकल सेल एनीमिया जो हम आगे मेंडेलियन डिसऑर्डर में पढ़ेंगे, तो वहाँ पर डिटेल में पढ़ लेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा वो होगा मल्टीपल अलील्स।